सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। और इस पाठ की लेखिका हैं चपला देवी। चपला देवी द्विवेदी युग की लेखिका हैं। इन्होंने गद्य में अपनी रचनाएँ लिखी हैं। और यह जो हमारा पाठ है यह एक रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज का मतलब होता है एक प्रकार की रिपोर्ट। रिपोर्ट वैसे तो समाचार पत्रों में लिखा जाता है, लेकिन उनमें साहित्यिकता का अभाव होता है। और जो रिपोर्ट साहित्यिक रूप में लिखी जाती है उसे ही हम रिपोर्टाज कहते हैं। और यह रिपोर्टाज जो होता है वो सच्ची घटनाओं पर आधारित होता है। तो इतना रिपोर्टाज के बारे में जानकारी पर्याप्त है। आप समझ गए होंगे कि रिपोर्टाज होता क्या है। यह एक तरह से साहित्यिक भाषा में लिखा गया सच्ची घटनाओं पर आधारित रिपोर्ट होता है। तो जैसा कि पाठ का शीर्षक है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। तो भस्म मतलब जैसे हम किसी चीज़ को जला देते हैं तो अंत में उस चीज़ की राख बचती है। हम राख को ही भस्म कहते हैं। यानी भस्म का पर्यायवाची शब्द हो गया राख। यानी अब इंग्लिश में हमें इसे क्या कहेंगे, राख को एस। और हाँ विद्यार्थियों, इस पाठ को पढ़ने का मकसद ये नहीं है उदास होना, मायूस होना, आपको निराश करना, आपको दुखी करना या आपको रुलाना नहीं है, बल्कि इस पाठ का मकसद है आपको यह एहसास दिलाना, आपको गर्व का एहसास दिलाना कि मातृभूमि के गौरव की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले तब भी लोग थे और आज भी हैं। यानी मातृभूमि के प्रति हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना है। यही इस पाठ का मकसद है। यह पाठ है सन 1857 ईस्वी में हुए विद्रोह, अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए विद्रोह के या फिर क्रांति के नेता रहे। एक हमारे नेता थे धुंधु पंत नाना साहब, जो कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन कानपुर में उनका विद्रोह जो है असफल हो गया। यानी अंग्रेज़ों ने इनके विद्रोह को कुचल दिया और इनके सैनिकों को खदेड़ दिया। अंत में नाना साहब को भी अपना महल छोड़ करके वहाँ से भागना पड़ा। और जल्दीबाजी में भागने में वो अपनी लगभग 13 साल की एक पुत्री थी जिसका नाम था देवी मैना। हाँ, उम्र इस आपके पाठ में देवी मैना का उम्र नहीं लिखा गया है, लेकिन अनुमान के अनुसार, सूत्रों के अनुसार, कई लेख और पत्रिकाओं में छपे रिपोर्ट के अनुसार उस समय देवी मैना की उम्र 13 वर्ष थी जब नाना साहब अपनी जान बचाकर अपना महल छोड़ करके अंग्रेज़ों के डर से भागे थे। तो उस समय देवी मैना की उम्र 13 वर्ष थी। देवी मैना बिठूर में, जो कानपुर क्षेत्र में ही आता था, अपने पिता के महल में यानी नाना साहब के महल में रहती थी। विद्रोह दमन के बाद अंग्रेज़ों ने बड़ी ही निर्ममता से उस बेकसूर देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। कानपुर में भीषण मार काट करने के बाद अंग्रेज़ सैनिकों का एक दल बिठूर की ओर गया और वहाँ पर नाना साहब का राजमहल था जिसे उन्होंने लूट लिया। फिर वहाँ अंग्रेज़ों ने यह निश्चय किया कि इस महल को तोप के गोलों से नष्ट कर देंगे, यानी उड़ा देंगे। और जैसे ही उन्होंने अपनी तोपें लगानी शुरू की तो उन्होंने देखा कि महल के बरामदे में एक सुंदर सी कन्या आकर खड़ी हो गई है। उसे वहाँ खड़ी देखकर अंग्रेज़ सेनापति को बहुत ही आश्चर्य हुआ। यह कहाँ से आ गई लड़की? जब हमने महल लूटा था तब तो अंदर कोई नहीं था, लेकिन अचानक से यह कहाँ से लड़की आकर के खड़ी हो गई महल के बरामदे में? तो सेनापति यह सोच ही रहा था कि उस बालिका ने सेनापति से कहा, कृपा करके आप इस महल को नष्ट मत करिए, इसकी रक्षा कीजिए। सेनापति ने कहा कि इसमें तुम्हारा क्या उद्देश्य है, इस महल को तुम क्यों बचाना चाहती हो? तो बालिका ने पूछा कि आप ही बताइए, आप क्यों इस महल को नष्ट करना चाहते हैं या गिराना चाहते हैं? तो सेनापति ने जवाब दिया कि यह विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान है, इसलिए सरकार ने इसे नष्ट करने का हुक्म दिया है। बालिका ने जवाब दिया कि आपके विरुद्ध जिन्होंने हथियार उठाए थे वे दोषी हैं, उन्हें पकड़िए। आप इस जड़ पदार्थ महल को क्यों दोष दे रहे हैं? इस महल ने आपका क्या बिगाड़ा? इस महल ने तो आपसे युद्ध किया नहीं था, आपको मारा नहीं था, तो फिर आप इसे क्यों नष्ट करना चाहते हैं? आप इसे सज़ा क्यों दे रहे हैं? मेरा तो इस महल को बचाने का उद्देश्य, देवी मैना बोल रही हैं अंग्रेज़ सेनापति से, मेरा तो इस महल को बचाने का उद्देश्य यह है कि यह महल या स्थान मुझे बहुत प्रिय है।
सेनापति को उस छोटी सी उम्र की लड़की पर दया तो आ रही थी, क्योंकि वह बहुत ही विनम्रता से और विनती करते हुए अपनी बात कह रही थी। लेकिन सेनापति ने कहा कि मेरा कर्तव्य है कि सरकार के हुक्म का पालन करूं। तब उस बालिका ने सेनापति से कहा कि मैं आपको जानती हूं, आप जनरल हे हैं और आपकी बेटी मैरी मेरी सहेली थी, और कई साल पहले आप हमारे यहाँ आते थे। आपकी बेटी भी मेरे पास आया करती थी, वो मुझे बहुत पसंद करती थी। आपकी बेटी की एक चिट्ठी भी मेरे पास है। आपकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है और उसकी मृत्यु की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। यह सारी बातें वह सेनापति को बताती हैं तो सेनापति एकदम से सन्न रह जाता है, यानी आश्चर्य में पड़ जाता है कि यह सब इतना कुछ कैसे जानती है। फिर अचानक से उसे सेनापति के मन में आता है, अरे यह तो नाना साहब की बेटी है। वो उसे पहचान लेते हैं। सेनापति हे जो है थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम मेरी बेटी की सहेली हो, परंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा तो टाल नहीं सकता। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारी रक्षा हो सके। और तभी अचानक प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम वहां पहुंचता है और गुस्सा होकर सेनापति हे से कहता है, नाना साहब का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया। तब सेनापति हे ने विनती करते हुए अपने प्रधान सेनापति से कहा, क्या कोई तरीका है जिससे यह महल बच सके। तो प्रधान सेनापति आउट्रम ने कहा, नहीं नहीं, यह तो संभव ही नहीं है। गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह बिल्कुल भी संभव नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो भी पाएगा, क्योंकि अंग्रेज़ों का क्रोध नाना साहब पर बहुत अधिक है। नाना के वंश और उसके महल पर दया दिखाना नामुमकिन है। तब सेनापति हे ने यह तय किया कि उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को इस विषय में तार या फिर टेलीग्राम भेजा जाए। आउट्रम ने कहा कि आप ऐसा क्यों चाहते हो, हमें यह महल नष्ट करना ही है, और अब नाना की लड़की हमारे सामने है तो इसे गिरफ्तार किए बिना छोड़ना भी नहीं है। सेनापति जनरल हे को यह बातें सुनकर बहुत बुरा लगा और वहाँ से मन ही मन दुखी होकर चले गए। उसके बाद जनरल आउट्रम ने नाना का महल फिर से घेर लिया, महल का फाटक तोड़ दिया, सैनिकों से अपने तोड़वा दिया महल का फाटक, और फिर अंग्रेज सिपाही महल के भीतर घुसकर नाना साहब की पुत्री देवी मैना को खोजने लगे, मगर आश्चर्य है कि वह महल में कहीं पर भी नहीं मिली। उसी दिन शाम को लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय का गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कैनिंग का जवाब आ गया, टेलीग्राम का जवाब आ गया, और उसमें यह लिखा था कि लंदन के, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था और सब कुछ फैसला लंदन से होता था, तो उसमें लिखा था लॉर्ड कैनिंग के जवाब में कि लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना की याद से संबंधित हर चीज़ को मिटा दिया जाए, इस आज्ञा का पालन होना चाहिए। और उसी क्षण क्रूर जनरल आउट्रम की सेना ने उस बड़े राजमहल पर तोप के गोले बरसाने शुरू कर दिए, और घंटे भर के अंदर ही वह मिट्टी में मिल गया, महल मिट्टी में मिल गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स न्यूज़पेपर था, उसमें 6 सितंबर 1857 को एक लेख आर्टिकल छपा जिसमें लिखा था कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार यानी उस समय की अंग्रेज़ों की सरकार जो भारत में थी, काम कर रही थी, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत का मतलब होता है जो बहुत बुरी तरह से हमला करता है, उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर सारे अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। और जब तक हम लोग के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेना नहीं भूलेंगे, क्योंकि नाना साहब ने 1857 के विद्रोह में बहुत से अंग्रेज़ों को मार डाला था। उसी दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस हे, सेनापति जो थे, सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी उड़ाई गई, जिसमें उन्होंने विनती की थी कि नाना साहब के महल को तोप से न उड़ाया जाए, नष्ट नहीं किया जाए, बचा लिया जाए। उनका मजाक बनाया गया। यह भी कहा गया कि सेनापति हे ने उस लड़की पर जो दया दिखाने की बात लिखी है, यह उनके लिए कलंक की बात है। वे उस नाना साहब की बेटी को बचाना चाहते हैं जिस नाना साहब ने अंग्रेज नर नारियों का संहार कर दिया, उसकी बेटी के लिए क्षमा ये मांग रहे हैं।
अपना सारा जीवन युद्ध में बिता दिया जनरल हे ने, और अंत में बुढ़ापे में यह एक मामूली सी लड़की की सुंदरता पर मोहित हो गए। ऐसा कह के उनका मजाक पार्लियामेंट में उड़ाया गया और इस बात को टाइम्स पेपर में भी लिखा गया। साथ ही यह भी लिखा गया कि हमारे मत से नाना के पुत्र या पुत्री जो भी सगा संबंधी मिले उसे मार डालना चाहिए। नाना की जिस बेटी से जनरल को हे को नाना की जिस बेटी से जनरल हे यानी सेनापति हे को प्रेम हो गया है, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। यह सब बातें टाइम्स पेपर में छपी। इतनी कठोर बातें उस पेपर में लिखी गई और सन 1857 के सितंबर महीने में ही आधी रात को, चांदनी रात में, एक लड़की साफ सफ़ेद कपड़े पहने हुए नाना साहब के महल के टूटे हुए अवशेष यानी खंडहर पे बैठकर रोती हुई दिखाई दी। वहीं पर जनरल आउट्रम की सेना भी ठहरी हुई थी जिसने उस महल को तोड़ा था। तो उनके सैनिकों ने उस लड़की से रोने का कारण पूछा, लेकिन उस लड़की ने रोने का कोई जवाब नहीं दिया और लगातार रोती रही। तभी जनरल आउट्रम वहां आए और उन्होंने पहचान लिया कि अरे, यह तो नाना साहब की बेटी देवी मैना है। उन्होंने तुरंत उसे आगे बढ़कर गिरफ्तार कर लिया और उसे जैसे ही गिरफ्तार करने जा रहे थे तभी देवी मैना ने उससे विनती की कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पर उसे रो लेने दिया जाए। वो बोली कि मैं यहाँ जी भर के रोना चाहती हूँ, मगर उसकी बात को अनसुना करते हुए उस पत्थर दिल जनरल आउट्रम ने उसकी इस अंतिम इच्छा को पूरा नहीं किया और मैना के हाथों में हथकड़ी डाल के उसे कानपुर के किले में लाकर कैद कर दिया। उस समय महाराष्ट्र के इतिहासवेत्ता मतलब होता है इतिहास का जानकार, इतिहास को जानने वाला। उस समय महाराष्ट्र के इतिहासवेत्ता महादेव चिटणवीस ने अपने बाखर नाम के समाचार पत्र में छापा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या देवी मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। तो विद्यार्थियों, यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।